नमः संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया आपके लिए। चाहे कोई से भी वर्ग का या कोई से भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, सभी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि माहेश्वर जो सूत्र है भगवान महिष द्वारा प्रदत्त, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और ये संस्कृत की वर्णमाला है। तो आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए इसको बहुत ही अति आवश्यक है। पेन। तो संस्कृत भाषा सीखने के लिए हमें ये वर्णमाला अति आवश्यक रूप से आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इन 14 माहेश्वर सूत्रों की। थैंक यू। ये भगवान शिव नटराज द्वारा प्रदत्त माहेश्वर सूत्र है। इनका क्रम इस तरीके से है: ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यामगणनम झबय घड़ दस जब घड़ दस खप चट चट कपय ससर हल। ये संस्कृत की वर्णमाला है। पहला सूत्र है अ ई उण रील री क, दूसरा सूत्र है, तीसरा है ए ओंग और चौथा सूत्र है ऐ औच। यहां तक प्रत्याहार बनता है एक अच प्रत्याहार। इसमें सभी स्वर वर्ण जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर हम प्रत्याहार की दृष्टि से इनको अच वर्ण बोलते हैं। वर्ण आएंगे आ ई उ री री, इत संज्ञक को छोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, जो ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आप प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। ये एक नहीं समझने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत जटिल है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ इन सूत्रों के माध्यम से कि जब भी आप प्रत्याहार निर्माण करें तो देखिए कि जो इत संज्ञक है ना, जो अंतिम जो हलंत लिखा हुआ है, इनको हम इत संज्ञक कहते हैं और प्रत्याहार निर्माण में इनको नहीं लिखते हैं। और जैसे अच प्रत्याहार है तो आ से लेकर के चा तक लिखेंगे, तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? आ ई उ री री ए ओ आई औ, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। और यहाँ से व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्रम ध्यान रखिए। आप अगर क्रम से बनते हैं, एक सिस्टम से इसको समझते हैं, तो आप इन सूत्रों को भी एक श्रृंखला में याद कर पाएंगे बिना रटे हुए। देखो, अच के बाद में हा या व र ट, ठीक है, टाइट संज्ञक है। और फिर ला, हा या व र। इसके बाद सभी वर्ग के पंचम वर्ण, फिर सभी वर्ग के चतुर्थ वर्ण, और उसके बाद सभी वर्ग के तृतीय वर्ण, और सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण, और सभी वर्ग के प्रथम वर्ण, और उसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण। इस तरीके से माहेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम है, ठीक है। इसको लयबद्ध भी गा सकते हो। ऐ उण रिल रिक ऐ औंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झबय घड़ दस जब घड़ दस खप चट चट कपय ससर हल, ठीक है। अब आइए चले देखते हैं कि इन सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार कैसे बनाएं। आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक पेन और कॉपी लेके बैठे और साथ के साथ आप प्रत्याहार बनाते जाएं, क्योंकि आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएंगे। आपको देखने में आसान लग सकता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तभी वो चीज़ें अभ्यास से सरल होती जाएंगी। पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त 43 प्रत्याहारों में ग्रहित वर्णों का क्रम इस तरीके से है। इधर हमने क्रम संख्या लिखी है, इस तरफ जो भी प्रत्याहार बनते हैं उन प्रत्याहारों के नाम लिखे हैं, और यहाँ पर आने वाले जो वर्ण हैं या
जो घटक वर्ण है, इस तरीके से क्या संज्ञा होती है, क्या कार्य होता है ना। तो संधि आदि में हम इसकी जो प्रक्रिया पढ़ते हैं तो प्रत्याहार के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहा हो। ठीक है, अण प्रत्याहार हम बनाते हैं तो कहाँ से, जैसे हमने अभी बात की थी, देखिए एक बार माहेश्वर सूत्र से फिर से बात कर, यहाँ से समझते हैं। अण प्रत्याहार आ ई उ 3 वर्ण इसमें आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात, आ ई उ। ठीक है, अक प्रत्याहार है ना, तो अक प्रत्याहार हमने कैसे बनाया, देखो आ से लेकर के री, री के बाद में री और का। ठीक है, तो का इत संज्ञक को छोड़ देंगे तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ री और री। ठीक है, बना लेंगे ना, इस तरीके से बना पाएंगे, आप चीजों को समझ रहे हैं। अण प्रत्याहार बनाया हमने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 3 वर्ण आ जाएंगे, इत संज्ञक को हम छोड़ देंगे। अक बनाया तो इत संज्ञक को छोड़ दिया, अ ई उ और रील री बना लिया, कै और ण इत संज्ञक है। आइए दूसरे आगे के बनाते हैं। इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में ई उ री री बना लेंगे ना। आप इसको और आसान तरीके से इस तरीके से बना सकते हो कि एक पेज में एक साइड 14 माहेश्वर सूत्र लिखिए और फिर एक तरफ ये प्रत्याहार लिखते जाएं और उन माहेश्वर सूत्रों को देख करके आप इन वर्णों का निर्माण स्वयं से, अर्थात वहां से देखकर फर्स्ट टाइम जो अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि पहली बार अभ्यास के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। एक पेज पे माहेश्वर सूत्र लिख लिए 14 और एक पेज पे जैसे हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो प्रत्याहार के नाम लिख दिए और फिर उनमें आने वाले वर्ण। तो आप इस प्रक्रिया से बनाइए मेरे साथ में और फिर चेक करिए क्या आपके सही है, क्या आप सही बना पा रहे हैं। ठीक है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, ई उ री री, तो ऐसे रटना नहीं है आपको। ठीक है, कि कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ रहे हैं। अगर आपने 14 माहेश्वर सूत्र याद कर लिए तो आपको ये वर्ण स्वतः ही आ जाएंगे, याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उ री री। एंग में कौन से आएंगे, ए और ओ। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो अ ई उ री री ए ओ आई औ। जैसे कि अभी मैंने माहेश्वर सूत्र से भी आपको बना करके सिखाया था। इच प्रत्याहार ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, एच प्रत्याहार ए ओ आई औ बना लेंगे ना इस तरीके से। क्या आपसे बन पा रहे हैं, आप कमेंट में लिखे। जो प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो और इस तरीके से अगर आपको आसान लगता है या कोई सुधारात्मक चीज़ आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ। देखो मैं आपके लिए सबसे सरल माध्यम लेके आई हूँ कि इस तरीके से आप मिलान करें और माहेश्वर सूत्रों की सहायता से आप प्रत्याहार निर्माण करें। चाहे इस वीडियो को आप आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स देख रहे हो या ट्रेडिशनल संस्कृत के देख रहे हो, परंपरागत संस्कृत के या सामान्य संस्कृत के आप देख रहे हो, या कोई यूजी पीजी या 10th 12th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो आप माहेश्वर सूत्र लिख करके फिर उन वर्णों के क्रम को लिखें और फिर जहाँ से मैं समझा रही हूँ इन वर्णों को तो वहाँ आप लिख करके देखें क्या आपसे सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तब ये बन पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार आप स्वयं से कुछ और ना बना दीजिएगा, क्योंकि भगवान पाणिनि ने प्रक्रिया के आधार पर इन फिक्स प्रत्याहारों का यहाँ पर विधान किया है। यहाँ 43 लिए हैं, कुछ वैयाकरणाचार्य 44 भी मानते हैं और माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 भी मानते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अलग से प्रत्याहार जैसे माहेश्वर सूत्र से और भी बहुत सारे, कहीं अपने मन से ना बनाने लगो।
क्योंकि वो आपसे बन तो जाएंगे लेकिन उनका कोई शास्त्र में औचित्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रक्रिया के अनुसार यही उपयोगी है। समझ रहे हैं बात को? आगे देखिए, इच प्रत्याहार में ई उ री री ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ। औ आएगा यहाँ पे। ठीक है, औ कर लेना भाई यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, यहाँ तो ओ ही आएगा, यहाँ पर औ आ जाएगा। ठीक है, एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ। ठीक है, एच प्रत्याहार में अब देखो यहाँ पर एच है और यहाँ पर ऐच है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई और औ आ जाएगा। ठीक है, अट प्रत्याहार आ ई उ री री ए ओ आई औ। ह या व र। ठीक है, अण प्रत्याहार में आ ई उ री ली ए ओ आई औ। हा या व र ला। देखो ये ना टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको मैं सही करा दे रही हूँ जहाँ जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे बनाने वाले ने बहुत ध्यान से बनाई है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर तकनीकी मिस्टेक कभी कभी रह जाती है, तो आप इसमें सुधार कर ले। जहाँ पर आई आ रहा है, जैसे ऐच आ रहा है ना, इच आ रहा है, ठीक है, अच आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको औ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। आगे चलिए, इण प्रत्याहार ई उ री री ए ओ आई औ। हा या व र ला। यण प्रत्याहार में या व र ला। ठीक है, आगे चलिए, आम प्रत्याहार वही सभी जगह है ना, औ की कमी रह गई है, आप इसको सुधार कर ले। आम प्रत्याहार में कहाँ से, आ से लेकर के यम गण नम सूत्र तक आ जाएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आए, आ ई उ री री ए ओ आई औ हय व र ल यम गण न। यम में य व र ल यम गण न। ठीक है, यम में य म ङ ण न, ngम ङ ण न, 3 वर्ण इसमें आ जाएंगे। य में य व र ल य म ङ ण न झ भ। ठीक है, झस प्रत्याहार में झ भ घ ढ ध। भस में भ घ ड ध। अश में आ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द। ठीक है, हस में ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द। ठीक है, आपको अभ्यास भी हो रहा है और आपने जो बनाया उसको चेक भी करते जाएं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुई है तो उनको आप, मैं सही करा दे रही हूँ, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। वस प्रत्याहार में व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द, ये आपका ठीक है। जस में ज ब ग ड़ द, ये भी ठीक है। झस झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द। बस में ब ग ड़ द। छौ में छ ठ थ च ट त व, सही है। य व र ल य म ग ण न
झ भ घड़ ध ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त व च ट त व नहीं होगा इसमें, है ना। क प यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मय प्रत्याहार, म ङ ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त व क प। यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि इत्संज्ञक है ना, इत्संज्ञक नहीं होगा। झय झ भ घ ड़ द ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ छ ट त क प, ठीक है, व को हटा देना। ख खय ख फ छ ठ थ च ट त क प। चय में च ट त क प, ठीक है। यर में य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ द ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स श, ठीक है। झर झ भ घ ड़ द झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, ये भी ठीक है। खर ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, ठीक है। चर च ट त क प स श श। शर में तीनों शकार हो जाएंगे, तालव्य, मूर्धन्य और दंते शकार। अल प्रत्याहार में सभी स्वर और व्यंजन वर्ण इसमें आ जाएंगे। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। हा या व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स है। हल में सभी व्यंजन वर्ण इसमें आ जाएंगे। ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स श है। वल प्रत्याहार में व र ल य म ग ण न झ ब घ ड़ ध जब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स है। रल में र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध जब गड़ द ख फ छ ठ थ छ ट त क प स स स है। झल में झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श है। और शल में तीनों शकार और है उसमें वर्ण आ जाएंगे। इस तरीके से 43 वर्ण हमने बनाए, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। आगे चलें। अब यहाँ पर कुछ संज्ञा सूत्रों का अध्ययन हम करेंगे, संज्ञा प्रकरण का, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ उपयोगी है, जैसे परंपरा संस्कृत वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जैसे आयुर्वेदिक है, सामान्य संस्कृत के हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ कि ये सूत्र कैसे उपयोगी है। जैसे मान लो आप संधि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो संधि कार्य से पहले संज्ञा समझना चाहिए। और संज्ञा क्या है, संज्ञा को समझे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा
आप सामान्यतः कह सकते हैं कि संज्ञा है कि किसी का नाम या पहचान। जैसे मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका, ठीक है, तो ये मेरी पहचान है। इसी तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे संधि आदि कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे गुण संधि हम कार्य कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको गुण संज्ञा होगी, है ना, संज्ञा होगी, उसकी पहचान होगी, तभी तो हम संधि कार्य करेंगे, ठीक है। तो संज्ञा प्रकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है संधि पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए, पहला सूत्र है हलंत्यम। इसका पदच्छेद है हल अंत्यम, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से वचन आदि भी लिख दिया गया है कि ये प्रथमा एक वचन का है, दोनों ही पद। अनुवृत्ति इसमें आती है उपदेश इत की, ठीक है। और इसका सूत्र प्रकार देखो, सूत्र प्रकार से एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं, है ना, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, है ना, अतिदेश अधिकारस्य इत्यादि। आपके देखो, संज्ञा जो कि हम पढ़ रहे हैं, संज्ञा सूत्र है ना, परिभाषा, ये क्या है, सूत्र है, सूत्र के प्रकार है, ठीक है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इनमें से हम ये पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, तो सूत्र कैसा प्रकार का है, ये संज्ञा सूत्र है। क्या कार्य करता है, क्या संज्ञा करता है, ये इत संज्ञा करता है। दूसरा है परिभाषा, जो कि परिभाषा प्रकरण में हम पढ़ते हैं। तीसरा है विधि सूत्र, चौथा सूत्र है, प्रकार है नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, और छठा प्रकार है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र, ठीक है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इनमें से पहला प्रकार होता है संज्ञा सूत्र, दूसरा प्रकार होता है परिभाषा सूत्र, तीसरा प्रकार होता है विधि सूत्र, चौथा प्रकार होता है नियम सूत्र, और पांचवा प्रकार होता है अतिदेश सूत्र, और छठा प्रकार होता है अधिकार सूत्र। इनमें से हम अभी संज्ञा प्रकरण में इन सूत्रों की विशेषता, इनके बारे में हम इनको पढ़ रहे हैं। जानिए, सूत्र का प्रकार समझ गए ना, संज्ञा सूत्र है, ठीक है। क्या कार्य करता है, इत संज्ञा। सूत्र की वृत्ति क्या है, उपदेशे अंत्यम हल इत्शात, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरादु अनुवर्तनीयम सर्वत्र। व्याकरण में उपदेश, यहाँ पर क्या कहा है, उपदेशे अंत्यम, है ना, हल इत्शात, उपदेशे अंतिम हल इत्शात। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तो व्याकरण में उपदेश किसे कहते हैं, तो धातु है, प्रत्यय है, आदि के जो मूल रूप है, धातु सूत्र गण उणादि इत्यादि जो आदि के मूल रूप है, वो सभी क्या कहलाते हैं, उपदेश कहलाते हैं। जिनका अंतिम व्यंजन, अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, उसे क्या करता है, या उसे इत संज्ञक कहा जाता है। समझ में आ रही है क्या बात। यहाँ पर क्या कहा, इत संज्ञा हो, लेकिन किसकी हो, कहा कि उपदेश से अंतिम हल इत्शात, अर्थात उपदेश का जो अंतिम व्यंजन होता है उसे इत कहा जाता है। तो उपदेश क्या है, धातु प्रत्यय आदि का मूल रूप उपदेश कहलाता है। व्याकरण शास्त्र में
वर्णों और शब्दों को संक्षेप में बताने के लिए कुछ विशेष संज्ञाएं बनाई गई है। उनमें से एक संज्ञा का नाम है इत संज्ञा। ठीक है। तुमुन प्रत्यय का अंतिम आखिरी, जैसे तुमुन है तो न है, तो न क्या कहलाया? इत कहलाया, क्योंकि ये प्रत्यय है, उपदेश है ना। फिर डू पू स च, डू प च श। अब यहाँ पर जो श है ना, तो ये भी क्या हो गया कि अंतिम है, आखिरी। अंतिम, अंतिम यानी जो लास्ट है, आखिरी है ना। तो ये श क्या कहलाया? उपदेश कहलाया, है ना, क्योंकि प्रत्यांत है और ये अंतिम हल, अंतिम व्यंजन होने के कारण इत संज्ञा इसकी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना बात को? हाँ, नेक्स्ट चलिए। दूसरा सूत्र है आदर्शनम लोपः। अब सबसे पहले तो आप समझे कि आदर्शन क्या है ना। आदर्शन का अर्थ है कि जो चीज है विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। आदर्शन, जिसका दर्शन नहीं हो रहा है, वह आदर्शन है। ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, तो दर्शन हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं क्लास में तो हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रही ना, तो आदर्शन हो गया, है ना। अब देखो, इसी तरीके से हम बहुत सारी व्याकरण की प्रक्रियाएं करते हैं। तो व्याकरण में कभी कभी शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? इत संज्ञा करनी होती है ना। इत संज्ञा के बाद में उसका लोप करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आदर्शनम लोप है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी लोप संज्ञा हो जाए, ऐसा यहाँ पर कहा है। पदच्छेद क्या है इसका? आदर्शनम लोपः, जो दिखाई नहीं देता है वह क्या है? आदर्शन है, और जो आदर्शन है उसका लोप हो, ये सूत्र कहता है। प्रथमा एक वचन के दोनों शब्द है। ठीक है। अनुवृत्ति आती है इसकी स्थाने, है ना, कि भाई सबका लोप नहीं हो, जिस स्थान को कहा गया है जो इत संज्ञक है उसी का लोप हो। ठीक है। कैसा प्रकार है? संज्ञा सूत्र, समझ रहे हैं क्या कार्य करता है? लोप संज्ञा करता है। सूत्र की वृत्ति, प्रसक्तस्या आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। किसी वर्ण या वर्णों के समूह का दिखाई न देना क्या कहलाता है? लोप। अब यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको मेरा उदाहरण देके बताया था, अब व्याकरण में क्या है? वर्ण ही है। जब हम शब्दों को बनाएंगे तो वर्ण ही है। तो वर्ण या वर्णों का समूह है जो दिखाई नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? लोप कहलाता है, आदर्शन कहलाता है। ठीक है। व्याकरण शास्त्र की संज्ञाओं में लोप भी एक संज्ञा है। व्याकरण की प्रक्रिया में जब किसी वर्ण या वर्ण समूह का आदर्शन को देखो, जिसका दर्शन नहीं हो रहे हैं, या एक सामान्य लोक व्यवहार की दृष्टि से आप देखें तो गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। ठीक है। तो ये भी अर्थ इसका होता है, तो उसे क्या करते हैं? लोप संज्ञा बताया जाता है। प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में यह वर्ण या वर्ण समूह दिखाई देता है, लेकिन लोप होने के बाद उसका दर्शन नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं इस क्लास में हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ से हट गई हूँ तो ये आदर्शन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ शब्दों को सिद्ध करते हैं, तो उस समय प्रक्रिया के अंतर्गत जो इतसंज्ञक वर्ण है उनका लोप करना हमें आवश्यक होता है। ठीक है। तस्य लोप है, जो आदर्शन है, जो दिखाई नहीं देता है, तो उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, तब जाके वो शब्द सिद्ध होता है। ठीक है। तो यह क्या कहता है कि तस्य लोप है, तस्य उसका, किसका? जो आदर्शन है उसका लोप हो। सूत्र वृत्ति, तस्य तो लोप है स्यात् णादयो णाध्यर्था। जिस अक्षर वर्ण को इत कहा जाता है वह बाद में लोप यानी
हटा दिया जाता है। उसे हटाने के बाद जो शब्द बचता है उसी के उसी पर आगे के नियम लागू होते हैं। जब भाई इत संज्ञा होगी, लोप होगा, तब जाके तो शब्द बनेगा। अर्थात जिसको इंगित किया गया है, जो इत है, उसी की प्रक्रिया आगे चलने वाली है। ठीक है। फिर कहा कि आदिरंतेन संहिता। अभी हमने जो प्रत्याहार बनाया, ठीक है, तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र है ये आदिरंतेन संहिता, कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को संहिता यानी संधि। ठीक है। तो आदि अंतेन सहइता। ठीक है। आदि प्रथमा एक वचन का है, अंतेन तृतीया एक वचन का है, सह अव्यय है, और इता तृतीया एक वचन का शब्द है। अनुवृत्ति इसमें आती है स्वम रूपम। सूत्र का प्रकार जो कि आपको अभी बता दिया है, कर लेंगे ना, शायद अब तो हो रहा होगा, है ना। सूत्र की वृत्ति अंते नेता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञास्यात् यथानीति ई आ ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं च ल हल इत्यादि। अंतिम इत वर्ण के साथ लिया गया प्रारंभ का वर्ण उन दोनों के बीच आने वाले सभी वर्णों तथा स्वयं अपना भी निर्देश करता है। किसी शब्द का पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण मिलकर अपने बीच के सभी वर्णों सहित पूरे उस भाग का संकेत करता है। जैसे हमने बनाया अच प्रत्याहार, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आ वर्ण है ना, उसके बीच में जितने भी वर्ण आए और बाद में च आया, है ना, तो यहाँ पर आदिरंतेन संहिता, आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, है ना, तो इनके मध्य आने वाले सभी वर्णों का, है ना, तो किसी शब्द का पहला वर्ण और अंतिम इत वर्ण मिलकर अपने बीच के सभी वर्णों सहित पूरे उस भाग का संकेत कर रहा है। ठीक है, या संकेत करता है। तो परिभाषा समझ में आई क्या उदाहरण से? इस तरीके से आदिरंतेन संहिता सूत्र कर लेंगे ना आप। अगला सूत्र देखिए, सूत्र है उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। पदच्छेद है उकालः अच हरस्व दीर्घ प्लुतः। सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्र है। अब इसमें संज्ञा सूत्र है, लेकिन कहा कि स्वर की 3 संज्ञा होती है ना, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आ का क्यों नहीं उदाहरण दिया, ऊ का ही क्यों दिया है, कि उकालो जो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, तो यहाँ उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ऊ ऊ ऊ, है ना, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक या प्लुत। ठीक है, तो एक मात्रिक ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक या जो देर तक बोला जाता है वो प्लुत है। ठीक है, सूत्रवृत्ति उश्च उश्च उश्च, जैसे अभी मैंने बोला ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, है ना, एक मात्रिक एक निमेष का जिसमें समय लगता हो, दीर्घ उश्च 2 निमेष का जिसमें समय लगता हो, और उश्च अर्थात त्रिनिमेष या अधिक का समय लगता हो। वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञे शात स प्रत्येकम उदात्तम भेदा त्रिधा। प्रत्येक स्वर के उदात अनुदात स्वरित, है ना,
इस तरीके से, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस तरीके से संज्ञाएं होती है। स्वरों को उच्चारण की अवधि, उच्चारण की अवधि, अवधि यानी समय। अब यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने 3 संज्ञाएं इनकी करी, तो किसके आधार पर? उच्चारण की अवधि अर्थात समय के आधार पर 3 भागों में हमने इसे बांट दिया। ठीक है, ह्रस्व कम समय में बोला जाने वाला, दीर्घ जो ह्रस्व से दुगने समय में बोला जाने वाला स्वर, और प्लुत दीर्घ से भी अधिक या 3 मात्राओं में बोले जाने वाला स्वर। पाणिनि ने इन तीनों का नियम एक ही सूत्र में बताया गया है। कौन से सूत्र में? उकालो झ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। नेक्स्ट, उच्चैरुदात्तः, पदच्छेद है उच्चई उदात्तः। उच्चई क्या है? अव्यय पद है ना। उदात्तः प्रथमा एक वचन। अनुवृत्ति किसकी आती है? सूत्र प्रकार, संज्ञा सूत्र है, और उच्चैरुदात्तः उदात्त संज्ञा है। जिस स्वर का उच्चारण करते समय, बोलते समय, उच्चारण यानी बोलते समय आवाज या वायु का प्रवाह केवल ऊपर की ओर, तेज स्वर में ऊपर की ओर रहता है, उस स्वर की संज्ञा उदात्त संज्ञा हो जाती है। स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा? उच्चई कि ये आवाज या वायु का प्रवाह केवल ऊपर की ओर तेज स्वर में बोला जाने वाला उदात्त संज्ञक कहलाता है। नेक्स्ट, निश्चैरनुदात्तः, निश्चयी अनुदात्तः। अनुवृत्ति, अच्छा सूत्र का प्रकार क्या है? संज्ञा सूत्र है, और क्या संज्ञा हो रही है? अनुदात्त संज्ञा हो रही है। जिस स्वर का उच्चारण करते समय अर्थात बोलते समय आवाज या वायु का प्रवाह केवल निचले भाग से निकलती है, उस स्वर को अनुदात्त कहा जाता है। ठीक है, समाहार स्वरित, समाहार है स्वरितः। अनुवृत्ति, अच्छा सूत्र प्रकार, संज्ञा सूत्रम, स्वरित संज्ञा इसकी हो रही है। सूत्र की वृत्ति है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। जिस स्वर का उच्चारण करते समय उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण एक साथ मिल जाते हैं, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण के समय वायु का प्रवाह उच्चारण स्थान के ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, उस स्वर को क्या कहा जाता है? स्वरित स्वर कहा जाता है। जो समान है, दोनों ही तरीके से बोला जाता है, वो आपका हो गया स्वरित स्वर। नेक्स्ट है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख नासिका वचनः अनुनासिकः संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा हो रही है? अनुनासिक संज्ञा इसकी हो रही है। सूत्र की वृत्ति है मुख सहित नासिकयोच्चारणमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञेशात्। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाता है, उस वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। सामान्यतः सभी वर्णों के उच्चारण के लिए मुख और उसके अंग जैसे कंठ आदि का प्रयोग होता है, लेकिन जब किसी वर्ण के उच्चारण में नाक का भी उपयोग होता है, तब उस वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। समझिए, जैसे का वर्ण है, ठीक है,
तो ये कैसा वर्ण है, ये कंठीय वर्ण है, ठीक है। लेकिन जैसे पंचम वर्ण है ये क्या वर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक। क्योंकि इसमें जो ध्वनि आ रही है ना, वो क्या आ रही है, कंठ की भी आ रही है और प्लस नासिका की भी ध्वनि इसमें आ रही है, ठीक है ना। नासिका यानी नाक, है ना, गला और नाक, अर्थात मुख और नाक दोनों का संयोग से हम इसको बोलेंगे क। तो ध्वनि शुद्ध रूप से कंठ से उत्पन्न होती है, लेकिन इसको बोलेंगे अंग, तो मुख और नाक दोनों से ये शब्द बोला जा रहा है, ये वर्ण बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, सवर्ण संज्ञा होती है इसकी। तुल्य आस से प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्रम, सूत्र प्रति तालवादिभ्य स्थानामाभ्याम आभ्यंतर प्रयत्न च एतद्वयम् यस्य एन तुल्यम तन्मथ सवर्ण संज्ञे स्यात्। क्या कहा कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, है ना, अगर दोनों है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र अष्टाध्यायी में सवर्ण संज्ञा बताने वाला सूत्र है। यदि दो वर्णों का उच्चारण स्थान मुख में जहां से उनका उच्चारण होता है और आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण की आंतरिक विधि समान हो, तो वे दोनों वर्ण एक दूसरे के समान कहलाते हैं, ठीक है। अगला है वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, जैसे हमने अभी अनुनासिक समझा ना, इस तरीके से और वर्णों की भी स्थिति हम जान लेते हैं। कहा है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कहा आ, कु का अर्थ है क वर्ग, है ना, और विसर्ग, विसर्ग क्या है, जैसे सामान्य संस्कृत जो जनरल संस्कृत है उनके बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम जो शब्द के बाद में दो डॉट लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये विसर्ग इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ यानी गला, ये है। देखो, आपको ये रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने इस सूत्र को याद कर लिया तो। यहाँ पर देखिए आ, ठीक है, आ के साथ में आ का भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आ के साथ में आ भी कंठीय है और आ भी कंठीय है, अर्थात आप इसको और इस तरीके से भी समझ लीजिए, आकार कह दीजिए, ठीक है। अर्थात आ के 18 प्रकार जो है वो सभी कंठीय वर्ण है। तो और कु, कु का अर्थ है का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग में 5 वर्ण है, ठीक है। और फिर कहा विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो अगर आपको सूत्र याद हो गया तो वो वर्ण रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा सूत्र देखिए, इचु यशानाम तालु, इचु, ई का अर्थ है इकार, है ना, इकार अर्थात ई के 18 भेद, और चू यानी चा वर्ग, समझ जाएंगे ना, चू का अर्थ क्या है, चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, चा छ जा झा या, और य वर्ण और तालव्य शकार, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं, तालु प्रदेश से, अर्थात मुख, मुख के जो ऊपरी हिस्सा है वो तालु है। जैसे आप बोलेंगे चा, है ना, ई,
च, छ, ज, झ, य, श। अब इन सभी वर्णों को आपने बोला तो आपकी जो जिह्वा है ना, जो मुख का छत है ऊपर, है ना, वहां से आपकी जिह्वा स्पर्श करती है तो इन वर्णों की ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ पा रहे हो ना? अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋकार, री के 18 भेद, टू यानी ट वर्ग, टा ठा डा ढा ण, और रा और मूर्धन्य शकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। री, टा ठा डा ढा ण, रा, श। ठीक है। अब ये मूर्धा क्या है? तालु का पिछला ऊपरी भाग। देखो, चा, चा आपने बोला, फिर बोलो टा, तो जो च बोला है ना, उसके आगे ऊपर की साइड अर्थात तालु और कंठ के मध्य का जो स्थान है वो स्थान मूर्धा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु लसानाम दंता। लृकार के सभी भेद और तू यानी तवर्ग के पांचों वर्ण और ला और दंते शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान दांत है। आप बोलोगे ता, थ, द, ध, तो आपकी जीवा बार 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 दांत को स्पर्श करती है। उपद मानिया नाम औष्ठौ, यहाँ पर उ, प, फ, ब, भ, म, है ना, तो सभी वर्णों को बोल रहे हो तो आपकी जीवा कहाँ स्पर्श कर रही है? जो आपकी जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही है इन वर्णों की, तो ओष्ठ से हो रही है ना। तो सूत्र में क्या है? उ और पु यानी प वर्ग, है ना। तो इन और उपदमानीय, उपदमानीय अर्थात देखो, दो वर्ण उपदमानीय, जो प वर्ग है उसका पा और फ के बाद में अर्ध विसर्ग है, उसको उपदमानीय कहा जाता है। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। इसके बाद है यमगण नाम नासिका, अर्थात ये जो वर्गीय पंचम वर्ण है इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है। य, म, ङ, ण, न, नाक का प्रयोग इसमें हुआ है। ए द, ए दैतो कंठ तालु, यहाँ पर कहा कि ए, आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। क्यों है कंठ और तालु? क्योंकि ये मिश्रित वर्ण है। कौन कौन से वर्ण? ए वर्ण और आई वर्ण, ये दोनों मिश्रित वर्ण है। क्यों है? देखो इधर देखो, आ वर्ण और ई वर्ण, इस दोनों के मिश्रण से क्या बना? ए बना। तो इसका उच्चारण हमने क्या बताया? कंठ बताया। ठीक है। और इसका क्या बताया? तालु बताया। ठीक है। अब यहाँ पर तालु और कंठ को मिला दिया तो क्या बन गया? कंठ तालु बन गया। ओ दो तो कंठ, कंठोष्टम, तो यहाँ पर देखो आई बना लेंगे ना आप। आई तो क्या है कि यहाँ पर आ और ए को मिलाया और आई बन गया। ओ दो तो कंठोष्टम, यहाँ पर देखो दो वर्ण है, अ और उ, है ना, तो बना क्या? ओ, है ना, ओ और औ, इन दोनों वर्णों का, अब ये क्या है? कंठ है ना, और ये क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? ओष्ठ, है ना। तो ये दोनों मिला दिया तो क्या बन गया? कंठोष्ठ। समझ में आ रही है क्या बात? वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ। बोलोगे व, तो व जब आप बोल रहे हो तो ध्वनि
दांत और ओष्ठ से आप ये वकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जिह्वामूल से जिह्वामूलम, यहाँ पर कहा कि जिह्वामूलीय वर्ण स्थान जीभ के जड़ से होता है। अब ये जिह्वामूलीय वर्ण क्या है? अर्थात वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण का जो अर्ध विसर्ग के साथ में प्रयोग होता है ना, वो जिह्वामूलीय कहलाता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से विसर्ग लिखा है। अब देखो ये विसर्ग लिखा है ना, इसको और बड़ा करके बताती हूँ। ये विसर्ग है, ठीक है। आपने इसको आधा अगर मिटा दिया, ये पूरा ही मिट गया, फिर से लिख देती हूँ। अगर आधा मिटा दिया है ना, तो ये क्या बन गया, समझ में आ रहा है? अगर पूरा गोला बना देंगे तो विसर्ग बन जाएगा, और आधा है तो ये अर्ध विसर्ग हो जाएगा। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण में लोक व्यवहार में प्रचलन इसका नहीं है, लेकिन व्याकरण में इसका प्रयोग है। तो ये जो वर्ण है, ये जिह्वा के मूल भाग से अर्थात जड़ से, जिह्वा के मूल से जिह्वामूलीय कहलाता है। ठीक है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। भाई देखो ये जो है ना अनुस्वार, इस तरीके से होती है अनुस्वार की मात्रा, और ये माँ है ना, ये मौ अनुस्वार है ना, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं ना। तो ये जो वर्ण है ये नासिका से बोला जाता है। आगे देखिए, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अण उदित सवर्ण से च आ प्रत्यय स्वम रूपम की अनुवृत्ति आती है, और सूत्र की वृत्ति है प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय अविधीय मानो अणुदित सवर्ण से संज्ञा स्यात्। जिन दो वर्णों का मुख से होने वाला उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक दूसरे के समान होता है, वे दोनों वर्ण इस सूत्र के अनुसार एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अगला सूत्र है परसन्निकर्ष संहिता। ये संधि भी में भी आप पढ़ेंगे इसको। पदच्छेद है, पर है, सन्निकर्ष है, संहिता। अधिकार आकारात एका संज्ञा, इसका अधिकार यहाँ पर आता है। सूत्र का प्रकार है संज्ञा सूत्र है, और ये कौन सी संज्ञा करता है? संहिता संज्ञा करता है। सूत्र की वृत्ति है वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात जो वर्णों के निकटस्थ, भाई वर्ण भी हो लेकिन कौन से वर्ण, जो सबसे पास है ना। तो परह सन्निकर्ष, जो सबसे पास वाले वर्ण है उनमें संहिता होती है, उनमें संधि होती है। व्याकरण शास्त्र में पढ़ाई जाने वाली संज्ञाओं में से एक संज्ञा, कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं? संहिता, जिनका वर्णन इस सूत्र में किया गया है। यहाँ पर क्या कहा कि जब दो वर्णों का उच्चारण बहुत अधिक निकटता से अर्थात पास में, एक के तुरंत बाद दूसरा किया जाता है, तब उन दोनों वर्णों के बीच जो निकटता होती है उसे संहिता कहा जाता है। जैसे हमने अभी कहा कि आ वर्ण है और ई वर्ण है, तो मिलाकर के क्या बना दिया हमने? एक नवीन वर्ण बना दिया। अब ये दो वर्ण अत्यधिक निकट है, बिल्कुल पास में है ना, तो यहाँ पर ये नवीन वर्ण बन गया, तो संहिता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, संहिता संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हलो अंतरा संयोग है, संयोग संज्ञा होगी। पदच्छेद देखिए, हल है अनंतरः संयोगः। सूत्र का प्रकार वही है, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा हो रही है? यहाँ पर संयोग संज्ञा हो रही है। सूत्र की वृत्ति अच भीर अव्यवहिता हल
संयोग संज्ञा शु। क्या अर्थ है इसका? कि जहां दो या दो से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर या रुकावट या आप कह सकते हो विराम के लगातार बोला जाता है, वहां उन व्यंजनों के समूह को संयोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है इंद्र, तो यहाँ पर संहिता नहीं है, यहाँ पर क्या है? संयोग है ना, कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ई के बाद में न बोला जा रहा है, और फिर द बोला जा रहा है, और फिर र बोला जा रहा है, और फिर आ बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो लगातार उच्चारित किया जा रहा है। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो रही है? संयोग संज्ञा इनमें हो रही है। आगे देखिए, सुप्तिङन्तम पदम। हम किसी भी शब्द को लोक व्यवहार में लाने के लिए पद बनाते हैं, और पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? सुप और तिंग। या तो कोई शब्द रूप होगा, जैसे राम है, रामौ रामः, जैसे राम शब्द है, कृष्ण शब्द है। ठीक है, या फिर कोई क्रियापद होगा, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, तो पठति, लिखति है, चलति। इस तरीके से 2 प्रकार के पद हम बनाते हैं। ठीक है, तो उनकी सबसे पहले क्या किया जाता है? उन शब्दों को सिद्ध करने से पहले सबसे पहले उनकी पद संज्ञा की जाती है। कौन सा सूत्र से? सुप तिङन्तम पदम। सुप तिंग अंतिम पदम, ये तो इसका पदच्छेद हो गया। ठीक है, इसमें भी यहाँ तक इसका अधिकार आता है। और सूत्र प्रकार है, संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? पद संज्ञा करता है। ये इन संज्ञाओं के नाम है ना, समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे सुप तिङन्तम पदम। ठीक है, तो ये क्या कार्य कर रहा है? ये संज्ञा कर रहा है। कौन सी संज्ञा कर रहा है? ये पद संज्ञा कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना? सूत्र वृत्ति, सूत्र की वृत्ति क्या है? सुमंतम, सुबंतम, तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। व्याकरण शास्त्र में वर्णों और शब्दों का संक्षेप में उल्लेख करने के लिए कुछ विशेष संज्ञाएं बनाई गई है। उनमें से एक पद संज्ञा है। यह सूत्र पद संज्ञा बताने वाले सूत्रों का पहला सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार शुभ प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द और तिंग प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ये 21 प्रत्यय क्या शुभ प्रत्यय कहलाते हैं? 21 प्रत्यय कौन कौन से? सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, ङसी, भ्याम, भ्यस, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, सुप। ये सभी 21 प्रत्यय क्या कहलाते हैं? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे राम, तो ये क्या है? प्रातिपदिक है ना, तो यहाँ पर सु प्रत्यय लगाया गया है, तो पद क्या बन गया? राम है बन गया, है ना, कि राम शब्द बनाया। राम में हमने सु प्रत्यय जोड़ दिया, फिर क्या बनता है? राम है बनता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सु इस तरीके से लिखा है और वहां पर लिखा है। ठीक है, मूल रूप में आप इस तरीके से पाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जनरली लिख देते हैं, है ना। कई बार हम जनरली इसी तरीके से शब्दों की सिद्धि लिख देते हैं। तो जो शब्द की सिद्धि अर्थात व्याकरण को गहराई से पढ़ रहे हैं, जो व्याकरण के अभ्यर्थी है परंपरागत, तो इस तरीके से भी बनाते होंगे, है ना। तो उनके लिए समझाने के लिए ये लिखा है। 18 प्रत्ययों को तिंग कहा गया है ना। उदाहरण अस धातु है और तिप प्रत्यय है, तो क्या बन गया? अस, है ना। अब धातु है अस, प्रत्यय जोड़ दिया तिप, ठीक है, तो क्या बन गया? अस्थि पद बन गया। ठीक है ना। अब ये क्रियापद है, अर्थात 18 कौन कौन से प्रत्यय हैं? कुछ विद्यार्थी जो नहीं जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि कौन से
मैं आपको दूसरी वीडियो में और डिटेल समझाऊंगी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बोल करके समझा देती हूँ कि सु औजस, ये तो हमने सुबंत पढ़े, और तिंग प्रत्यय हैं तिप तस झी सिप थस थ मीप वस मस त आताम झ था साताम ध्वम इट वही महिंग, ये 18 तिंग प्रत्यय हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। सु औ जस अम औट सस टा भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम ङी ओस सुप। ये विभक्ति जैसे हम पढ़ाते हैं, बनाते हैं शब्द कि राम है रामौ रामः इति प्रथमा, है ना। तो प्रथमा से लेके सप्तमी तक सब विभक्तियां कितनी होती है? 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, प्रथमा से लेके सप्तमी तक। अब कुछ विद्यार्थी जो छोटे स्टैंडर्ड के हैं, 6 के 8th के हैं, तो वो तो सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो 8 विभक्तियां पढ़ने को मिलती है बुक में, क्योंकि लास्ट में आप संबोधन भी पढ़ते हैं। तो वो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो विभक्तियां होती है ना, 7 ही होती है। जब संबोधन आप पढ़ते हैं तो वो प्रथमा के ही प्रत्यय उसमें लग जाते हैं, सु औ जस वाले। ठीक है, तो विभक्तियां 7 होती है। फिर है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय में जो 18 प्रत्यय होते हैं उनको 9 अलग तरीके से बताया गया है। जो 9 प्रत्यय हैं परस्मैपदी है, और 9 प्रत्यय हैं आत्मनेपदी प्रत्यय है। कौन कौन से परस्मैपदी है? ती, ता, अंति। ये ट्रिक लिख दी है, सी था मी व म, है ना। हम इसको मूल रूप में अगर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। ये परस्मैपदी प्रत्यय होते हैं। ये सभी प्रथम पुरुष के हैं, ये सभी मध्यम पुरुष के हैं, और ये सभी उत्तम पुरुष के हैं। जब हम क्रिया के रूप बनाते हैं, जैसे पठती पठता पठंती, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से उनको बना सकते हो। ठीक है ना। जैसे इसके आगे कोई भी धातु जोड़ लिया आपने, है ना, यहाँ पर धातु जोड़ लिया आपने पठ। ठीक है, पठ के बाद में ती जोड़ दिया तो बन गया ना पठती, है ना। इसके बाद में फिर जोड़ दिया पठ, तो पठता, है ना। और पठ फिर जोड़ दिया तो क्या बन गया? पठंती। ठीक है, फिर है पठ, फिर जोड़ दो पठसी बन गया, है ना। पठ जोड़ दिया पठत बन गया, और फिर पठ जोड़ दिया पठत बन गया। और पठामी, यहाँ पर आमी लिख दो, चाहे आप पठा लिख दो तो पठामी बन गया। फिर है पठामह, पठावह, और पठामह। ठीक है, बन जाएगा। इस तरीके से लिख धातु जोड़ लो, लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखत लिखा लिखावा लिखामा, धातु रूप क्रियापद बन गई है। आत्मनिपदी इसी तरीके से त आथाम झ था साथाम ध्वम इट वही महिम, ये आत्मनिपदी प्रत्यय लिखे गए हैं। जिस तरीके से ये परस्मैपदी प्रत्यय है ना। ये तो क्या है? परस्मैपदी प्रत्यय है। और ये क्या है? उसकी ट्रिक है। आप कोई भी धातु के आगे ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धातु रूप अर्थात क्रिया बन जाता है। आइए, ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।